This radio show is organized by Seabird Canada Immigration Consultancy Inc., Edmonton, Alberta. नमस्कार। आज हम कनाडा के एक बहुत ख़ास इमिग्रेशन रास्ते पर बात करने वाले हैं। ये हैं होम केयर वर्कर पायलट प्रोग्राम्स, जिनको शॉर्ट में HCWP भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये विदेशी नागरिकों के लिए कनाडा में होम केयर सेक्टर में काम करने और परमानेंट रेजिडेंसी मतलब PR पाने का एक अहम जरिया है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम इन रास्तों को खास तौर पर जो चाइल्ड केयर और होम सपोर्ट वर्कर्स के लिए बने हैं उनको थोड़ा खोल कर समझेंगे। मतलब इसमें क्या क्या शामिल है, कौन अप्लाई कर सकता है, और जो लोग कनाडा आना चाहते हैं होम केयर प्रोफेशनल बनकर उनके लिए असलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इन खास पायलट प्रोग्राम्स की जरूरत ही क्यों पड़ी कनाडा को? हाँ, ये बहुत बेसिक सवाल है और इसका जवाब ना कनाडा की जो बदलती हुई डेमोग्राफी है उसमें छिपा है। देखिए, जानकारी ये बताती है कि कनाडा की जो आबादी है वो लगातार बूढ़ी हो रही है। मतलब उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो जाहिर है उनकी देखभाल की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। और साथ ही परिवारों को, फैमिलीज को भरोसेमंद चाइल्ड केयर की जरूरत भी पहले से कहीं ज्यादा है। तो इन दोनों ही सेक्टर्स में मतलब चाइल्ड केयर और एल्डर केयर में स्किल्ड वर्कर्स की, प्रशिक्षित लोगों की बहुत भारी जरूरत है। और शायद कनाडा के अंदर उतने लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसी जो गैप है मांग और सप्लाई का, उसको भरने के लिए सरकार ने ये पायलट प्रोग्राम्स तैयार किए हैं। अच्छा, तो ये सीधा सीधा कनाडा की डेमोग्राफी और सोशल ज़रूरतों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने का HCWP को एक तरह से दोबारा डिज़ाइन किया गया है ना? बिल्कुल। पहले एक जनरल केयर गिवर प्रोग्राम था, लेकिन अब इसे दो अलग-अलग बिल्कुल स्पष्ट पायलट प्रोग्राम्स में बांट दिया है। पहला है होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट चाइल्ड केयर और दूसरा होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट होम सपोर्ट। ये जो बंटवारा है ये दिखाता है कि सरकार इन दोनों सेक्टर्स की जो अलग-अलग ज़रूरतें हैं और उनमें जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनके खास स्किल्स को पहचान रही है। और मैंने सुना है कि इन दोनों पायलट प्रोग्राम्स के अंदर भी फिर से कुछ सब कैटेगरीज हैं, कुछ स्ट्रीम्स वगैरह। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। हर पायलट प्रोग्राम के अंदर ना दो अलग-अलग रास्ते या कह लीजिए स्ट्रीम बना दिए गए हैं। एक है वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से कनाडा में हैं और केयरगिवर का काम कर रहे हैं। और दूसरी स्ट्रीम है एप्लीकेंट्स नॉट वर्किंग इन कनाडा। ये उनके लिए है जो कनाडा के बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से प्रोसेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश है। अच्छा, मतलब आप कहाँ हैं इस पर निर्भर करेगा कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे। तो इन स्ट्रीम्स के खुलने या बंद होने मतलब टाइमलाइन के बारे में कुछ पता है? हाँ, देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम जो है वो 31 मार्च 2025 को खुली थी और उम्मीद है कि ये 30 मार्च 2026 तक खुली रहेगी, या फिर तब तक जब तक कि उस साल का जो कोटा है, मतलब जितने आवेदन लेने हैं, वो संख्या पूरी नहीं हो जाती। लेकिन जो लोग कनाडा के बाहर हैं उनके लिए, यानी एप्लीकेंट्स नॉट वर्किंग इन कनाडा स्ट्रीम, वो कब खुलेगी इसकी तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब जो कनाडा में है उनके लिए खिड़की खुली है, पर लिमिटेड सीटों के साथ, और बाहर वालों को अभी वेट करना है। चलिए अब सबसे ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं, एलिजिबिलिटी। मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले चाइल्ड केयर पायलट की बात करते हैं, क्या शर्तें हैं इसमें? जी, HWCP चाइल्ड केयर पायलट के लिए कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्क एक्सपीरियंस, मतलब काम का अनुभव। आवेदकों को पिछले 3 साल में कम से कम 6 महीने का लगातार फुल टाइम काम का अनुभव दिखाना होगा, और ये अनुभव भी खास रोल्स में होना चाहिए। खास रोल्स मतलब किस तरह का काम? हाँ, अनुभव या तो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का होना चाहिए, जिसका NOC कोड मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड 4410 है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर या उनके असिस्टेंट का, जिसका NOC कोड 42202 है। ये NOC बेसिकली कनाडा का सिस्टम है जॉब्स को क्लासिफाई करने का। तो एक्सपीरियंस इन्हीं कोड्स वाले काम का होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ इन्हीं कोड्स में? तो सरकार बहुत क्लियर है कि उन्हें किस तरह के चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स चाहिए। अनुभव के अलावा और क्या चाहिए? एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए। अंग्रेजी या फ्रेंच में मिनिमम कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जिसे CLB कहते हैं, लेवल 4 होना चाहिए।
तो ये 3 चीजें, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, एजुकेशन और लैंग्वेज स्किल, ये चाइल्ड केयर पायलट की फाउंडेशन है। ये तो काफी क्लियर है। अब अगर होम सपोर्ट पायलट की बात करें तो क्या वहां भी ऐसी ही मिलती जुलती शर्तें हैं या कुछ अलग है? शर्तें काफी हद तक वैसी ही है, लेकिन जैसा नाम से पता चल रहा है, यहाँ एक्सपीरियंस अलग तरह के रोल्स में चाहिए होगा। होम सपोर्ट पायलट के लिए भी पिछले 3 सालों में 6 महीने का लगातार फुल टाइम काम का अनुभव चाहिए, लेकिन यहाँ अनुभव या तो होम सपोर्ट वर्कर या केयर गिवर के रोल में हो, जिसका एनओसी कोड 44101 है, या फिर नर्स एड, ऑर्डरली या पेशेंट सर्विस एसोसिएट के तौर पर एनओसी 33102। तो यहाँ भी एनओसी कोड्स पर बहुत फोकस है, बस कोड्स बदल गए हैं। होम सपोर्ट वाले एजुकेशन और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स सेम है जैसे चाइल्ड केयर पायलट में थी, मतलब कम से कम सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा और मिनिमम CLB 4 लेवल। और एक बात ध्यान रखनी है कि आवेदक को इन बताए गए एनओसीज में से किसी एक में अनुभव दिखाना है, दोनों में नहीं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिखाता है कि कनाडा सिर्फ केयर गिवर्स नहीं चाहता, बल्कि वो स्पेसिफिक स्किल वाले केयर गिवर्स चाहता है, या तो बच्चों की देखभाल में एक्सपर्ट हो या फिर बुजुर्गों या दूसरे जरूरतमंद अडल्ट्स की मदद करने में। ये बिल्कुल जरूरत आधारित इमिग्रेशन लग रहा है। हाँ, ये स्पेसिफिसिटी बहुत मायने रखती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लीजिए किसी के पास ये 6 महीने का सीधा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा आपने बताया, तो क्या उनके लिए रास्ता बिल्कुल बंद है या कोई और तरीका भी है? ये बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि हमेशा सबके पास सीधा एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छी बात यह है कि जानकारी में एक ऑल्टरनेटिव रास्ते का जिक्र है। अगर कोई एप्लीकेंट सीधे वर्क एक्सपीरियंस की शर्त पूरी नहीं कर पाता, तो वो रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग पूरी करके भी क्वालिफाई हो सकता है। अच्छा, मतलब पढ़ाई या ट्रेनिंग से भी काम चल सकता है। ये कैसे होता है? क्या शर्तें हैं इसकी? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके लिए एप्लीकेंट को पिछले 2 साल के अंदर कम से कम 6 महीने का कोई रिलेटेड कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना होगा। इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं। ये एजुकेशन पोस्ट सेकेंडरी लेवल की हो, मतलब हाई स्कूल के बाद वाली, और ये पढ़ाई फुल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। साथ ही ये क्लासरूम में जाकर, मतलब इन पर्सन स्टडी होनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिन्होंने हाल ही में इस फील्ड में फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, भले लंबा वर्क एक्सपीरियंस ना हो। ये जानकारी तो कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है, खासकर जो शायद करियर बदल रहे हों या जिन्होंने हाल ही में ट्रेनिंग पूरी की हो। बहुत अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन पायलट प्रोग्राम्स में एक वैलिड जॉब ऑफर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप बता सकते हैं कि किस तरह का जॉब ऑफर चाहिए होता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक असली और क्वालिफाइड कनाडाई एम्प्लॉयर से मिला जॉब ऑफर इस प्रोसेस का, आप कह सकते हैं, एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना एप्लीकेशन अधूरी है। और हाँ, इस जॉब ऑफर को भी कुछ खास क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। क्या है वो क्राइटेरिया? ये जानना तो एप्लीकेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले जॉब ऑफर फुल टाइम काम के लिए हो, मतलब हफ्ते में कम से कम 30 घंटे का पेड वर्क। दूसरा, ये जॉब परमानेंट या कंटिन्यूअस नेचर की हो, ऐसा नहीं कि कुछ हफ्ते या महीने का टेम्परेरी या सीजनल काम हो। तीसरा, ये जॉब क्यूबेक प्रोविंस के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि क्यूबेक के अपने अलग इमिग्रेशन रूल्स हैं। चौथा, जॉब ऑफर उन्हीं एलिजिबल एनओसी कोड्स में से किसी एक में होना चाहिए जिनकी हमने पहले बात की थी। चाइल्ड केयर के लिए 44100 या 42220 और होम सपोर्ट के लिए 44101 या 33102। और क्या एम्प्लॉयर, मतलब जो नौकरी दे रहा है, उस पे भी कोई शर्तें हैं? क्या कोई भी जॉब ऑफर दे सकता है? नहीं, एम्प्लॉयर की एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है। एम्प्लॉयर कोई प्राइवेट घर हो सकता है, जैसे कोई परिवार जिसे अपने बच्चे या बुजुर्ग की देखभाल के लिए वर्कर चाहिए, या फिर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त यह है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच एक डायरेक्ट सीधा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज होती है ना, जो वर्कर्स को अलग अलग जगह भेजती हैं, वो एलिजिबल एम्प्लॉयर नहीं मानी जाती। इसी तरह एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स भी नहीं। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो खुद को जॉब ऑफर नहीं दे सकता। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली शायद इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि नौकरी असली है, बीच में कोई एजेंसी ज्यादा फायदा ना उठाए और वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन का खतरा कम हो। ये बात तो समझ आती है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से
ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और वर्कर की सेफ्टी भी। अच्छा, अब जानकारी में एक और बड़ी दिलचस्प चीज का जिक्र है, आउट ऑफ स्टेटस वर्कर्स। ये टर्म थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या आप इस पे कुछ बता सकती हैं? ये क्या है? हाँ, ये HCWP की एक बहुत ही यूनिक मतलब अनोखी और ध्यान खींचने वाली बात है। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज में रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहा जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये उन फॉरेन नेशनल्स के लिए एक रास्ता खोलता है जो कनाडा में रह तो रहे हैं और होम केयर का काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए वैलिड वर्क परमिट या लीगल स्टेटस नहीं है। बिना वैलिड स्टेटस वाले वर्कर्स, ये तो काफी असामान्य लगता है, खासकर इमिग्रेशन के मामले में। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये पॉलिसी खास सिचुएशन के लिए है। इसके मुताबिक वो फॉरेन नेशनल्स जो 16 दिसंबर 2021 को या उससे पहले लीगली कनाडा में एंटर हुए थे, लेकिन बाद में उनका स्टेटस खत्म हो गया, जैसे वीजा एक्सपायर हो गया, या उन्होंने बिना वर्क परमिट के होम केयर रोल्स, चाइल्ड केयर या होम सपोर्ट में काम किया है, वो भी अगर बाकी शर्तें पूरी करते हैं तो इन पायलट प्रोग्राम्स के तहत परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हो सकते हैं। ये असल में एक तरह से ज़मीनी हकीकत को मानना है। सरकार ये मान रही है कि ऐसे लोग हैं जो कनाडा में हैं, ज़रूरी काम कर रहे हैं देखभाल का, लेकिन वो सिस्टम से बाहर है। तो ये पॉलिसी उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने और पीआर का एक रास्ता देने की कोशिश है। हाँ, उन्हें बाकी सारी एलिजिबिलिटी शर्तें जैसे एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, एजुकेशन, जॉब ऑफर तो पूरी करनी ही होंगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो शायद सालों से एक अनिश्चितता में जी रहे थे। ये कदम कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ह्यूमेन और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाता है। ये वाकई एक असाधारण प्रावधान है। ये शायद कनाडा की इमिग्रेशन सोच में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। चलिए अब जरा इन प्रोग्राम्स की ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी, करंट स्टेटस क्या है? क्या ये प्रोग्राम्स बहुत डिमांड में हैं? डिमांड तो है, और शायद उम्मीद से बहुत ज्यादा। हमारे पास HCWP होम सपोर्ट के वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है वो तो मतलब हैरान करने वाली है। ये स्ट्रीम जिस दिन एप्लीकेशंस के लिए खुली उसी दिन इसका कोटा मतलब कैप पूरा हो गया। उसी दिन? मतलब कुछ ही घंटों में? ये तो यकीन नहीं होता। हाँ बिल्कुल। जानकारी के हिसाब से ये स्ट्रीम 31 मार्च 2025 को सुबह खुली और उसी दिन दोपहर करीब 2:25 बजे ईस्टर्न टाइम तक 2025 के लिए जितनी भी जगह थी सब भर गईं। इस साल के लिए टोटल 2750 जगह रखी गई थी, जिसमें से 150 खास तौर पर आउट ऑफ स्टेटस वर्कर्स के लिए रिजर्व्ड थी। आप सोचिए, ये सारी सीटें कुछ ही घंटों में फुल। 2750 एप्लीकेशंस बस कुछ घंटों में? ये तो सुनामी जैसा है। ये साफ दिखाता है कि कनाडा में होम सपोर्ट वर्कर के तौर पर काम करने और सेटल होने की इच्छा रखने वाले क्वालिफाइड लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है, खासकर उनकी जो पहले से कनाडा में है। निश्चित रूप से ये जो जबरदस्त डिमांड है, ये कई तरफ इशारा करती है। शायद कनाडा में केयरगिवर्स की वाकई बहुत कमी है, या इन पायलट प्रोग्राम्स का आकर्षण बहुत ज्यादा है, या फिर कनाडा में पीआर पाने की इच्छा बहुत प्रबल है। अच्छी बात यह है कि सूत्रों का कहना है कि ये पायलट प्रोग्राम शायद 2026 में फिर से खुलेगा, लेकिन इस साल के लिए होम सपोर्ट के वर्कर्स इन कनाडा स्ट्रीम का दरवाजा बंद हो चुका है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, होम सपोर्ट पायलट के तहत जो एप्लीकेंट्स नॉट वर्किंग इन कनाडा स्ट्रीम है, यानी जो कनाडा के बाहर से अप्लाई करेंगे, उसके खुलने की तारीख अभी आई नहीं है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि डिमांड आसमान छू रही है और मौके लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग फ्यूचर में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उन्हें तो भाई कमर कस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इस हाई कंपटीशन को देखते हुए जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें शायद पहले से ही अपनी तैयारी एकदम पक्की रखनी होगी। उन्हें ये पक्का करना होगा कि वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं, उनके पास सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी है, शायद एक क्वालिफाइड जॉब ऑफर पहले से ढूंढना भी अक्लमंदी होगी, ताकि जैसे ही प्रोग्राम खुले वो फौरन अप्लाई कर सकें। इस माहौल में तैयारी और स्पीड, यही शायद सक्सेस की कुंजी होगी। तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने कनाडा के होम केयर वर्कर पायलट प्रोग्राम्स के कई, आप कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी पहलुओं को समझा। हमने देखा कि ये दो अलग अलग पायलट हैं, चाइल्ड केयर और होम सपोर्ट, जिनकी अपनी खास ज़रूरतें हैं। हमने एलिजिबिलिटी की शर्तें देखी, जिसमें स्पेसिफिक एनओसी कोड्स में एक्सपीरियंस या फिर रिलेटेड ट्रेनिंग, एजुकेशन और CLB 4 लैंग्वेज लेवल शामिल है।
हमने ये भी जाना कि एक असली फुल टाइम डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिला जॉब ऑफर कितना क्रिटिकल है। आउट ऑफ स्टेटस वर्कर्स के लिए बनी वो अनोखी रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर भी बात की जो इन प्रोग्राम्स को खास बनाती हैं। और आखिर में हमने होम सपोर्ट स्ट्रीम के कोटे का घंटों में भर जाने वाले उदाहरण से इस प्रोग्राम की जो जबरदस्त डिमांड है उसे महसूस किया। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सुनने वालों को सोचना चाहिए। इस भारी डिमांड और लिमिटेड सीटों को देखते हुए फ्यूचर में सक्सेस के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या अभी से सही तरह का एक्सपीरियंस पाने या ज़रूरी ट्रेनिंग लेने पर फोकस करना चाहिए? या फिर अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये जो अभूतपूर्व डिमांड है ये कनाडा की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए क्या मायने रखती है? ये होम केयर वर्कर्स पर हमारी जो बढ़ती हुई निर्भरता है और उनकी जो ज़रूरत है उसके बारे में क्या गहरा मैसेज देती है? ये सवाल शायद कनाडा की फ्यूचर की केयर ज़रूरतों और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बीच के जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं उन पर सोचने को मजबूर करते हैं। For consultation, please call Seabird Canada Immigration Consultancy, Inc. at 780-555-0117.